हेलो एवरीवन। मैं नितिन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है हमारा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेनली पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ 5 होती हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टीज़ हमारी वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। तो पहली प्रॉपर्टीज हमारी क्या है? द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या कह रही पहली प्रॉपर्टीज हमारी ये कह रही कि जितने भी हमारे मैटर हैं उस मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उस सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने गर्मियों में जब नींबू पानी बनाने होता है तब उसमें पानी और शुगर मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हमें जो सॉल्यूट मिलता है उसका लेवल भी उतना ही रहता है। यानी अगर हमने यहाँ पर 100 ml का पानी लिया तो यहाँ पर भी हमको 100 ml का पानी मिलता है। इसमें अगर हमने 50 ग्राम शुगर मिक्स कर दी तो यहाँ पर हमें पानी का लेवल भी उतना ही मिलता है जितना पहले था। तो ये 50 ग्राम हमारी शुगर कहाँ गई जो हमने इसमें मिक्स करी थी? वो शुगर हमारे पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर जाकर के ये मिक्स हो जाती है। इससे क्या प्रूव होता है कि हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सभी पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस होता है। ये स्पेस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड और लिक्विड से सबसे ज़्यादा होता है। तो ये एकदम याद रखिएगा कि स्पेस गैस में ज़्यादा, लिक्विड में गैस से कम, बट सॉलिड से ज़्यादा, और सॉलिड में दोनों से ही कम, यानी लिक्विड और गैस दोनों से ही कम होता है। अब बात करते हैं हमारी पार्टिकल्स की दूसरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टीज हमारी ये कहती है कि पार्टिकल्स जो है, जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्या कहती है दूसरी प्रॉपर्टीज हमारी? दूसरी क्या कहते? पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसको भी हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कभी भी आप लोगों ने परफ्यूम लगाया होगा तो आपने जैसे ही परफ्यूम को स्प्रे किया उसके पार्टिकल्स निकल करके बाहर फैल जाते हैं और वो स्मेल फैला देते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो हमारे परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही हवा में फैले, उन्होंने क्या किया, हवा के पार्टिकल्स सब मिक्स हुए और दूसरी जगह मूव कर गए। अगर वो मूव नहीं कर रहे होते तो दूसरी जगह वो नहीं फैलते। इसी तरह जब हम कैंडल या अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती को जैसे हम जलाते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो सब जगह फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि उसका धुआं, उसका जो स्मोक होता है वो हवा के पार्टिकल से मिक्स होता है और उसके साथ जा करके वो मूव करके हर जगह फैल जाता है। इसी तरह हमारा क्या होता है कि एक बीकर में आप पानी लीजिए, उसमें एक ड्रॉप आप इंक डाल दीजिए यहाँ पर और उसको छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये इंक पूरे पानी में इवनली फैल गई। क्यों फैल गई? क्योंकि इसके पार्टिकल, इंक के और पानी के पार्टिकल दोनों क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे, इसीलिए ये फैल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब ये मूवमेंट भी डिपेंड करती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के स्पेस के ऊपर। सॉलिड के पार्टिकल्स के स्पेस बीच में स्पेस बहुत कम होता है तो मूवमेंट भी कम होगा। उसी तरह लिक्विड में स्पेस सॉलिड से ज़्यादा बट गैस से कम, तो मूवमेंट भी सॉलिड से ज़्यादा, गैस से कम होगा। उसी तरह गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इन दोनों से ज़्यादा होता है तो हमारा मूवमेंट भी इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो ये बात क्लियर है? जितना ज़्यादा स्पेस
उतनी ज़्यादा मूवमेंट। सॉलिड में कम तो मूवमेंट भी कम, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा तो मूवमेंट सॉलिड से ज़्यादा, गैस में इन दोनों से ज़्यादा स्पेस तो मूवमेंट भी इन दोनों से ज़्यादा होती है। अब एक हमारी डेफिनेशन आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या कहती है? डिफ्यूजन क्या कहती है? डिफ्यूजन ये कहती है इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। आपने स्प्रे किया स्प्रे की बोतल में, परफ्यूम की स्प्रे की बोतल में परफ्यूम भरा हुआ है, वहाँ पर वो हाई कॉन्सेंट्रेट में है। आपने जैसे स्प्रे किया वो तुरंत आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में फैल गया। तो ये जो प्रोसेस है, हाई कॉन्सेंट्रेट वाले एरिया से निकल करके वो पार्टिकल्स लो कॉन्सेंट्रेट वाले एरिया में फैल गया है, ये जो पूरा प्रोसेस हमारा है, ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। यानी परफ्यूम के पार्टिकल्स बॉटल से निकल करके हवा में फैल जाना, वो हमारा क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। तो अगर इसको हम डिफिनेशन के तौर पे बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा? डिफ्यूजन इज व्हेन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम ए प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ देम टू ए प्लेस वेयर देयर आर फीवर। मतलब जहाँ पर ये ज़्यादा है वहाँ से निकल करके ये जहाँ पर कम है वहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और ये मूवमेंट अपने आप होती है और बराबर करने के लिए होती है, इसको प्रोसेस नहीं किया था, ये अपने आप ही होती है। आपने स्प्रे किया, जैसे मान लीजिए आपकी ये स्प्रे की बोतल है, आपने जैसे स्प्रे किया तो यहाँ से निकल कर अपने आप चारों तरफ फैल जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारा भरा हुआ है परफ्यूम, और यहाँ पर हमारा क्या है? लो, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यहाँ से निकल करके हमारा जो भी पार्टिकल्स मूवमेंट हो रही है वो मूवमेंट हमारी क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन डिपेंड करती है सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे होती है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। गैस में क्या होता है? पार्टिकल्स हमारे फ्री होते हैं, तो गैस के पार्टिकल हमारे फ्री होने की वजह से डिफ्यूजन भी फास्ट होता है। डिफ्यूजन भी हमारा क्या होता है? फास्ट होता है। जैसे परफ्यूम, एग्जांपल हमारा क्या है? परफ्यूम। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं, इसकी कंपैरिजन कम होता है, इसके कंपैरिजन स्लोअर देन गैस। इसका एग्जांपल क्या हुआ? इंक प्लस वाटर मिक्सर। जब इंक को पानी में आप मिक्स करते हैं तो मिक्स होता है लेकिन थोड़ा सा स्लो, जबकि स्प्रे में जैसे आपने स्प्रे किया वो तुरंत ही फैल जाता है। वहीं अगर मैं सॉलिड की बात करूं, सॉलिड का बहुत ही कम होता है, इन दोनों से ही कम होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। वो इतना होता है कि सिर्फ वो वाइब्रेट कर पाते हैं, मूव नहीं कर पाते, इसलिए बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो। ठीक, आप सभी को समझ में आ गया होगा हमारा डिसीजन क्या है? डिसीजन क्या है कि पार्टिकल्स का लो हाई कॉन्सेंट्रेट एरिया से निकल करके लो कॉन्सेंट्रेट एरिया में इवेनली फैलने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर? अब हमारा जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसी पर एक हमारी डेफिनेशन है, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है हमारी? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होती है? जो भी पार्टिकल्स हमारी मूव हो रहे हैं या जो भी चीज़ हमारी मूव हो रही है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी? जो भी पार्टिकल्स या जो भी मैटर या कोई भी चीज़ जो मूव कर रही है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो जो चीज़ जितनी तेज़ी से मूव कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जो चीज़ भारी है उसकी भी काइनेटिक एनर्जी, अगर वो मूव कर रही है तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट। क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट। ठीक। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर हमने किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया, या मैं कह लूँ पार्टिकल्स का टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? जैसे हमने किसी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, तो उसके घूमने की एनर्जी जो होती है, चलने फिरने की जो एनर्जी होती है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी हमारी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है। जैसे जैसे हमारी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर में बढ़ाया, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। ये हमेशा याद रखिए। तो ये बात होगी हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर आने वाली डिफिनेशन की। अब बात करते हैं पार्टिकल्स के तीसरी प्रॉपर्टीज के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टीज ये कहती है कि सभी पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या होता है कि जो हमारे जितने भी मैटर है, इन सभी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को एक फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये फोर्स हमारा क्या कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये फोर्स काफ़ी कम होता है, डिपेंड करता है कि हमारा मैटर कौन सी स्टेट में है। अगर ये स्टेट सॉलिड है तो उनके बीच में फोर्स ज़्यादा लगता है, जिससे वो आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जिससे उनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स थोड़ा सा सॉलिड की अपेक्षा कम लगता है। तो जिससे क्या होता है कि उनका शेप तो फिक्स नहीं होता, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ गैस की, तो गैस के जितने भी पार्टिकल्स हमारे होते हैं वो पूरी तरह से फ्री होते हैं। उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी काफ़ी कम होता है। तो इससे उनका नहीं शेप फिक्स होता है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी थी वो क्या करती थी कि इन हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर समझ आ गई। अब बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है? मेनली मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्राइमरली ये तीन ही होते हैं। अभी इस चैप्टर में हम आपको तीन पे ही फोकस करना है। एक और भी होता है, उसको हम नेक्स्ट कभी समझेंगे। तो क्या क्या हमारे होते हैं स्टेट? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा हमारा गैस। अब सॉलिड की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है। सॉलिड में क्या होता है कि इसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक। क्यों फिक्स होते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इस वजह से इनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड, लिक्विड का ओनली वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप आप जिस भी बर्तन में इसको डालेंगे उसी का ये ले लेता है। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, जिस वजह से इनका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, बट इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वहीं अगर मैं बात करूं गैस,
गैस का शेप और वॉल्यूम ये कुछ भी फिक्स नहीं होता है। क्यों क्यों फिक्स नहीं होता है? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है जिससे ये आपस में बंधे रहने चाहिए वो नहीं लग पाता है, जिस वजह से आप इसको जिस भी बर्तन में आप डालेंगे, जिस भी कंटेनर में इसको भरेंगे, ये उसी का ही रूप ले लेता है, उसी का वॉल्यूम ही एक्वायर कर लेता है। तो क्लियर होगा? ठीक है। अब इसी के बीच में एक क्वेश्चन हमारा उठता है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रबर बैंड हमारा है, अगर ये सॉलिड है तो ये स्ट्रेच करने पर स्ट्रेच क्यों हो जाती है? तो आपने कभी गौर किया होगा कि जब भी हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है, और जैसे इसमें से हम फोर्स हटाते हैं, उसका फोर्स हटाते ही वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाती है। तो जब ये वापस से अपने फॉर्म में आ जाती है तो इसका शेप और इसका वॉल्यूम दोनों क्या होता है? फिक्स होते हैं। हमने क्या किया? रबर बैंड को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से हटके स्ट्रेच हो जाती है। फिर जैसे ही हमने उसको फोर्स हटाया तो वो फोर्स हटते ही रबर बैंड वापस से अपने ही ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, जिस पर उसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो जाता है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी हैं, जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? वो कहलाता है हमारा सॉलिड। ये तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो रबर बैंड होती है वो क्या है? सॉलिड होती है, और जब भी हम उसको स्ट्रेच करते हैं वो स्ट्रेच हो जाती है। वो स्ट्रेच इसलिए भी होती है क्योंकि एक मटेरियल होता है इलास्टोमर्स, उसकी वजह से, क्योंकि ये उसी मटेरियल से बनाई जाती है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और भी आता है, जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है। क्या कहता है कि हम जार में, अपने घरों में जार में सॉल्ट या शुगर फिल करते हैं, और वो सॉल्ट और शुगर उसी जार का पूरा शेप ले लेता है। ऐसा क्यों? अगर ये सॉलिड है तो जार का शेप क्यों ले लेता है? तो होता क्या है कि जो हमारा सॉल्ट या शुगर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं, छोटे छोटे, ये कह ले कि क्रिस्टल पार्टिकल होते हैं हमारे। तो जब भी हम किसी जार में पीसेस में होते हैं, जब भी किसी जार में उनको भरते हैं तो छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं शुगर के और सॉल्ट के, वो उस जार का रूप लेते हैं, जबकि वो छोटे पीस अपने में एक सॉलिड फॉर्म है। जैसे हमने यहाँ पर लिए, मान लिया जार लिया, ये जार लिया, इस जार में हमने छोटे 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 सॉल्ट और शुगर के पीसेस फिल कर दिए। तो ये सॉल्ट और शुगर के पीसेस इस जार में तो पूरी तरह से फिल हो जाते हैं, बट इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप रहता है। ये पूरे पूरे जार का शेप नहीं ले पाते हैं, वो छोटा छोटा सा गैप रहता है, क्योंकि वो छोटे ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं, जिस वजह से वो जार का जो है शेप ले लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्ट और शुगर होता है वो क्या होता है? सॉलिड हुई होता है, अपने आप में वो सॉलिड होता है, उसका छोटा सा पार्टिकल अपने आप में सॉलिड होता है, बट वो छोटे ग्रेनुलर फॉर्म में होने की वजह से पूरे जार का शेप ले लेते हैं। अब इसी पे एक बात आती है कि स्पंज, स्पंज क्या होता है? क्या वो सॉलिड है? अगर वो सॉलिड है तो उसको हम प्रेस करते हैं तो प्रेस क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है कि स्पंज, आपने कभी गौर किया होगा, स्पंज के बीच में छोटे 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 से पोर्स होते हैं जिसमें से एयर भरी होती है। क्या होता है? ये मान लीजिए एक स्पंज का टुकड़ा है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। अब जब भी हम इसको प्रेस करते हैं तो इन पोर्स में से क्या होती है? हवा निकल जाती है। हवा निकल जाने की वजह से ये क्या हो जाता है? प्रेस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। और जैसे ही हमने इसको छोड़ा, इस पे से हमने अपना फोर्स हटाया, एयर वापस से इन पोर्स में फिल हो जाती है और ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म को में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्पॉन्ज होता है वो भी क्या होता है? एक सॉलिड है, और इसको कंप्रेस करने से ये कंप्रेस भी हो जाता है। ठीक है। तो हमने अभी बात करी गैस, सॉलिड, जो हमारे तीन स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमने सॉलिड में बात कर ली कि इसका शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि
इन दोनों इनके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इनके बीच में स्पेस कम होता है। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड में हमारा वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन कम लगता है, इतना इतना कम होता है कि वो फ्लो कर सके, बाहर ना जा सके लेकिन फ्लो कर सके। वहीं अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है, एक तरह से नेग्लिजिबल होता है, जिस वजह से वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इसी में क्वेश्चन बनता है गैस की, एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या गैस को किसी बर्तन में या किसी कंटेनर में हम फिल करते हैं तो वो उसी कंटेनर में पूरी तरह से फैल क्यों जाती है? उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब भी हम किसी गैस को किसी कंटेनर में फिल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल कैसे होते हैं? ऐसे एक अरेंज फॉर्म में होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है और इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, जो इनको बांधे रखता है, वो ज़्यादा होता है ये। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में दूर दूर होते हैं और इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी जो है सॉलिड्स के से कंपैरिजन कम होता है। तो इसी की अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स सॉलिड और लिक्विड से भी काफ़ी दूर दूर होते हैं और आपस में इधर उधर भागते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम गैस को किसी कंटेनर या फिल करते हैं तो क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में नहीं जुड़े होते हैं। क्यों नहीं जुड़े होते हैं? क्योंकि इनके बीच जो फोर्स लगता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो नेग्लिजिबल होता है, पूरी तरह से ना के बराबर होता है। तो ये क्या होता है कि पूरे कंटेनर में क्या आ जाते हैं, फैल जाते हैं। इनको जहां भी जगह मिलती है वहां जाके ये घूम के पहुंच जाते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई जैसे हमने गैस को किसी कंटेनर में फिल किया वो पूरे कंटेनर में जाके फैल जाती है। क्लियर? सॉरी। इसी के बीच हमें एक क्वेश्चन हमारा और आता है। क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि क्या गैस के पार्टिकल जिस भी कंटेनर में फिल किए जाते हैं उस पर प्रेशर डालते हैं, उसकी वॉल पर प्रेशर डालते हैं? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो गैस, हम जिस भी कंटेनर में गैस को फिल करते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं वो गैस कंटेनर की वॉल पर प्रेशर डालते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये आता है, कभी कभी पूछ दिया था कि अ गैस exert pressure on the walls of the container. Can a gas exert pressure on the walls of the container? Yes. क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं गैस के, वो सारे क्या होते हैं? फ्री होते हैं। वो किसी भी पार्टिकल से आपस में बंधे हुए नहीं होते। उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? वो नेग्लिजिबल होता है, वो पूरी तरह से वीक होता है, जिस वजह से ये आपस में बंधे नहीं होते। तो जैसे ही इनको जहां भी जगह मिलती है ये वहां पर भागने लगते हैं। तो जब ये आपस में इधर से उधर भागते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो ये जो भी वॉल के पास होता है वो वॉल से टकराता है, जो किसी और पार्टिकल के पास होता है वो उस पार्टिकल से टकराता है। तो जब ये वॉल से टकराते हैं तो ये वाले पार्टिकल इस वॉल को भी टकराते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हमारे हैं जो वॉल के पास होते हैं, कंटेनर की वॉल के पास पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं? कंटेनर की वॉल को टकराते रहते हैं और उस पर प्रेशर डालते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो भी हमारी गैस होती है उनको जिस भी कंटेनर में फिल किया जाता है उस कंटेनर की वॉल पर गैस के पार्टिकल कंटेनर की वॉल पर प्रेशर डालते रहते हैं। क्यों डालते रहते हैं? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। वो किसी के उस पर बंधे नहीं होते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। जब वो भागते हैं तो आपस में टकराते हैं और आपस में टकराने की वजह से वो कंटेनर की वॉल से भी टकराते रहते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि
क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? इसका सीधा से एग्जांपल लेके समझते हैं। कैन मैटर स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे? अगर हम बर्फ को लेते हैं, इसको हमने हीट दी तो ये क्या होता है? पानी में बदल जाता है। ये हमारा आइस हो गया। अब इसको हमने अगर हीट दी तो ये हमारा वेपर्स में यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेपर्स में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली फॉर्म हमारी क्या है? सॉलिड। दूसरी फॉर्म क्या है हमारी? लिक्विड। और तीसरी हमारी फॉर्म क्या है? गैस। यानी हमारा जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। कैसे? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में। अब ये जो हमारे स्टेट चेंज होता है, इस स्टेट चेंज की कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ इनका नाम दिया गया है। कैसे नाम दिया गया, जरा एक बार इसको समझ लेते हैं। अगर हमारा सॉलिड, ये मान लीजिए हमारा सॉलिड है, ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग। और यही लिक्विड हमारा अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा? ये फ्रीजिंग। अब ये लिक्विड अगर हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये हमारा क्या कहलाता है? इवेपोरेशन या बॉइलिंग। ठीक, इसको हम यहां लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अगर यही गैस हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लिक्विड में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। ठीक, अब ये गैस हमारी अगर कन्वर्ट हो रही है सॉलिड में, क्या होता है? ये जो हमारी गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है? सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। ठीक, बट अगर ये सॉलिड हमारा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान समझना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्या बन सकता है कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है हमारा मैटर, तो वो क्या प्रोसेस कहलाएगा? मेल्टिंग। और लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग। ठीक है, उसी तरह अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा इवेपोरेशन या बॉइलिंग। इसका डिफरेंस मैं आगे समझाऊंगा आपको कि इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। वही हमारी गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? कंडेंसेशन। और अगर हमारी गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो डिपोजिशन। और सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस को कन्वर्ट करना है, बीच में लिक्विड फॉर्म को गायब कर देना है, तो हमारा क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। तो ये चीज एकदम याद रखना कि सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, लिक्विड टू गैस इवेपोरेशन या बॉइलिंग, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन, गैस टू सॉलिड डिपोजिशन, और सॉलिड टू गैस हमारा सब्लिमेशन। ठीक, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसी के बाद अब एक चीज बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो हमारा मैटर चेंज होता है, मैटर अपनी जो स्टेट को चेंज करता है, उसके बेसिक रीजन क्या है, किस वजह से वो चेंज हो सकता है।
तो उसके चेंज होने के दो रीजन है, एक है हमारा टेम्परेचर और एक हमारा प्रेशर। तो पहले हम समझेंगे कि मैटर जो चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से वो कैसे चेंज होता है। क्या होता है कि हमने क्या किया, बर्फ को हीट दी, इसका टेम्परेचर मान लो -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको हमने हीट दी तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में कन्वर्ट हुआ पहले, आइस। फिर हमने इसको हीट दी, तो ये हमारा क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो प्रोसेस हमारा है, ये आइस टू पानी बनने का, आइस टू वाटर बनने का, हमने क्या किया, हीट हमने -2 डिग्री या 3 डिग्री की हमने कोई भी बर्फ ले ली, जिसका टेम्परेचर कुछ भी रहा हो, उसको हमने हीट दी। जब हमने बर्फ को हीट दी तो वो क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमने जब इसको हीट दी तो वो क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर पर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में कन्वर्ट हो जाती है, वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है, वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। किसका, बर्फ का। ठीक, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है कि जिस टेम्परेचर पर हमारी बर्फ अपनी स्टेट को चेंज कर देता है और वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। और बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। ठीक, ये याद रखिएगा कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आइस का कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आइस मेल्टिंग पॉइंट कहते किसको हैं, जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पर हमारी आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वो टेम्परेचर पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। किसका, आइस का। क्लियर। अब आपने एक चीज गौर करिए, हमने यहाँ पर हीट दी तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कन्वर्ट हुई, यानी जितनी हमने यहाँ हीट दी वो हीट कहाँ गई, इस -2 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आएगी। अब हमने फिर इसको हीट दी, अब यहाँ पर जो हमने हीट दी उसमें आइस का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने हीट दी तो ये पानी में कन्वर्ट तो हो गई, लेकिन टेम्परेचर हमारा क्या रहा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हमने यहाँ पर हीट दी वो हीट कहाँ गई, वो हीट क्या हुआ, वो हीट इस आइस को इस पानी में कन्वर्ट करने में चली गई। अब क्योंकि इसका टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, टेम्परेचर तो सेम रहा, तो इस हीट को, जिस हीट ने इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में बदला, उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। क्या प्रोसेस हमारा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में कन्वर्ट होने को जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, फ्यूजन। और इस फ्यूजन के दौरान जो भी हमने हीट इसको दी और ये हीट ले करके इस पानी में कन्वर्ट हुआ, और वो हीट हमारी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसके बाद ये याद रखना कि एक चीज दिमाग में आपके आ रही होगी कि भाई हमने तो हीट दी लेकिन हीट गई कहाँ, क्यों हीट इसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं। उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे पास पास होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये अपनी स्टेट को नहीं छोड़ते। हमने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया, इतना टेम्परेचर दे दिया कि इसके बीच में लगने वाला, इन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट गया, और टूटने के बाद ये
और दूर दूर हो गए। तो जैसे ही हमारे पार्टिकल दूर हुए वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, पानी में। तो जो हमारी ये हीट हमने जो दी थी, यहाँ पर जो हमने हीट दी जिससे इसका टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा लेकिन हमारी इसकी स्टेट जरूर चेंज हो गई। तो वो हीट कहाँ गई, इनके बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में, जिससे इसकी स्टेट क्या हुई, चेंज हो गई। ठीक है ये एकदम याद रखना क्योंकि आगे आपके बहुत काम आएगी। अब हम क्या करते हैं कि इसको और हीट देते हैं। हमने इसको हीट दिया पानी को, पानी का टेम्परेचर भी क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब इसको हम हीट देंगे तो हमारा पानी ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा। ठीक, इसको हमने फिर से हीट दी, फिर से हीट देने पर अब ये क्या हो गया, बॉयल हो गया और इसका टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट हो गया और इसका टेम्परेचर क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहां पर एक चीज देखो, हमने क्या किया, इस पानी को हीट दी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, ये पानी यहां से हीट देते देते क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर बर्तन में जितना पानी होता है वो पूरा पानी बॉयल होने लगता है। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर हमारा जो पानी होता है वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। हमने क्या किया, यहाँ पर जब हीट दी तो यहाँ पर हीट देने के बाद हमारा ये जो पानी था 100 डिग्री सेंटीग्रेड की गैस में कन्वर्ट हो गया। तो सेम ऐसे ही जैसे यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस था वो हमारा क्या कहला रहा था, फ्यूजन। और यहाँ पर जो हीट हमने दी थी वो हीट हमारी क्या कहलाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर भी क्या है कि हमने 0 हीट दी, पानी को यहाँ पर गर्म किया, पानी बॉयल होने लगा और ये गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये क्या है, हमारा पानी का बॉइलिंग पॉइंट। और इस बॉइलिंग पॉइंट पर जो हमारे गैस में कन्वर्ट हो गया पानी, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों कि इसी टेम्परेचर पर हमारा पानी क्या हुआ, गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने इसको और हीट दी और ये कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड के गैस में, यानी वेपोराइजेशन इसका हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और यहाँ पर गैस का 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोनों सेम है। तो इन दोनों के टेम्परेचर सेम होने के बावजूद हम लगातार इसको हीट दे रहे थे, तो वो जो हमने हीट दी वो कहाँ गई, वो हीट गई इसकी स्टेट को चेंज करने में, यानी इनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में। तो ये जो हीट हमने लगाई है वो हीट हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है, यहां पर समझते हैं। मान लो ये हमारा सॉलिड था, यानी बर्फ थी, ये हमारा पानी बन गया। अब जब हमने इसको हीट दी, हमने इसको फिर से हीट दी, तो ये क्या हुआ, गैस फॉर्म में आ गया। क्यों गैस फॉर्म में आ गया, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लग रहा था वो टूट गया, और जैसे ये टूटा ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ जो हमने हीट दी वो हीट कहाँ गई, इनके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में। जैसे ही टूटा ये और दूर हो गया, जैसे गैस में होता है पूरे बर्तन में फैल जाते हैं, वैसे ये पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को जब हमने और हीट दी तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर्स में कन्वर्ट हो गई, भाप में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर जो हीट हमारी यूज हुई वो हीट हमारी क्या कहलाई, वो हीट हमारी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अभी तुमने समझा कि टेम्परेचर से हमारे मैटर की स्टेट कैसे चेंज होती है। अब हम समझेंगे कि हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर से हमारा स्टेट कैसे चेंज होती है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, प्रेशर में क्या होता है, प्रेशर हमेशा
उल्टा होता है टेम्परेचर का। अगर प्रेशर को हमें घटाना होगा तो टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाना होगा तो प्रेशर को घटाना होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कभी देखा होगा जो ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसको हम हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं, इस गैस को क्या करते हैं हम हाई प्रेशर में स्टोर कर देते हैं। जैसे हम इस पर हाई प्रेशर डालते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसका टेम्परेचर बहुत ही ठंडा होता है। ये इतना ठंडा होता है कि इसको हम ड्राई आइस बोलने लगते हैं। और जैसे ही हमने इसका प्रेशर रिलीज किया, ये तुरंत गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मली प्रेशर में क्या, टेम्परेचर में क्या होता है कि सॉलिड को हमने हीट दी, हीट बढ़ाई तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और फिर हमने हीट बढ़ाई तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। बट यहां पर हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और प्रेशर कम किया तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि प्रेशर टेम्परेचर से उल्टा काम करता है। अगर प्रेशर ज़्यादा लग रहा हो समझ लो टेम्परेचर हमारा कम लग रहा है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है समझ लो हमारा प्रेशर कम लग रहा है। इसमें इतना ही आपको याद करने की जरूरत है, ठीक है, क्लियर है। ड्राई आइस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ड्राई आइस क्या है। ड्राई आइस एक तरह से हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसको हम प्रेशर हटाते हैं ये क्या होती है, तुरंत जो है गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर रखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, प्रेशर ज़्यादा देते हैं जिससे इसके मॉलिक्यूल्स तब पास पास हो जाते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एक सिंपल कुछ नहीं है, CO2 गैस ही होती है जिसको हम हाई प्रेशर के थ्रू सॉलिड में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखते हैं, जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत ही ठंडी होती है ये। तो ये चीज़ एकदम याद रखना। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, जो कि हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या कहता है, एक ऐसा फिनोमेना जो किसी भी टेम्परेचर पर पानी के ऊपरी परत का जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब क्या होता है कि आपने कभी कभी गौर किया होगा कि एक बर्तन में आप पानी लीजिए, तो बर्तन के ऊपरी हिस्से का जो पानी होता है, सबसे ऊपर लेवल पर का जो पानी होता है, वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और इसके मॉलिक्यूल्स, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ऊपरी लेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये यहाँ से निकल करके भाग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा पूरा, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। यहाँ पर हमने पूरे पानी को गर्म नहीं किया, नहीं ये पूरा पानी हमारा चेंज हुआ, हमारा चेंज क्या हुआ, सिर्फ सरफेस का पानी चेंज हुआ। वहीं हमारा जो हम बॉयल करते हैं तो वो क्या होता है, पूरे सरफेस का पानी बॉयल होता है और उस पूरे सरफेस के जो पानी होता है उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। वहीं यहाँ पर हमारा क्या होता है, सिर्फ सरफेस पे जो हमारा पानी होता है, सरफेस पे जो पानी की लेयर होती है, सिर्फ उसके मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है और वो इसको छोड़ करके भाग जाते हैं। वहीं बॉइलिंग में क्या होता है, हमारा पूरा पूरा पानी, ये पूरा पानी हमारा छोड़ के भागने की कोशिश करता है और वहीं हमारा इवेपोरेशन, ये हमारा इवेपोरेशन हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा क्या, बॉइलिंग।
बॉइलिंग में इसका टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है लेकिन 100 से बिलो 100 डिग्री, इसका बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है जब हमारी इवेपोरेशन होता है। और जब बॉइलिंग होती है तो पूरे सरफेस का, पूरे पानी का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेसिक पॉइंट है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इवेपोरेशन क्या होता है। जो पानी की ऊपरी, सबसे ऊपरी लेयर होती है वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी ऑब्जर्व करती है और उसको अपना हवा में वो चला जाता है। तो वो प्रोसेस हमारा जो होता है, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। यानी ऐसा फिनोमेना जिसमें पानी की ऊपरी लेयर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए बिना उसको उबाले, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। तो वो फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन का आपने एग्जांपल देखा होगा रियल लाइफ में। जब आप कपड़े सुखाते हैं तो गीले कपड़े सुखाते हैं तो क्या होता है कि आपने गीले कपड़े तार में डाले और थोड़ी देर बाद देखा कि वो कपड़े सूख गए। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जैसे हमने गीले कपड़े डाले तो हमारे कपड़ों के ऊपर, जो कपड़ों में जो पानी है, वो पानी क्या होता है, वेपराइज हो जाता है। क्यों वेपराइज होता है? कि एटमॉस्फेयर के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में हमारी जो हीट होती है, वो उस हीट को एब्जॉर्व करते हैं। हीट को उन्होंने ऑब्जर्व किया, एब्जॉर्व होने के बाद क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी वो कपड़े से निकल कर एटमॉस्फेयर में भाग जाते हैं और हमारा कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये हमारा इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से हैं? पहला हमारा है टेम्परेचर। क्या है कि जब से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं, और एनर्जी को जैसे गेन करते हैं वो निकल करके एटमॉस्फेयर में भाग जाते हैं। दूसरा होता है हमारा, क्या है दूसरा फैक्टर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में बढ़ाया तो जैसे ही सरफेस एरिया में बढ़ाया उसका इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो और तेजी से बढ़ जाता है। ठीक है, आपने गौर किया होगा कि कपड़े अपने डालना, तो डोरी पे डालना भूल गए, वो ऐसे पड़े रहे, तो शाम को जब आप लौट के आओगे तो वो ऐसे ही आपको गीले मिलेंगे। अगर उसने अपना फैला के डाल दिया, सरफेस एरिया उसका बढ़ गया, तो वो हमारे शाम तक सूख जाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा तीसरा है एयर मूवमेंट। मतलब अगर आपने देखा होगा कि हवा तेज चल रही है तो हवा तेज चलने पर भी हमारे जो इवेपोरेशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उसी तरह हमारा नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या कहती है? ह्यूमिडिटी क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा बरसात में या सर्दियों में हमारे कपड़े देर से सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ही बहुत सारा मॉइस्चर होता है, जो हमारे पानी के थोड़े से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे कपड़ों के जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते तो हमारे कपड़े भी सूख नहीं पाते हैं। अगर ह्यूमिडिटी हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा कपड़े सूखेंगे जल्दी, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ी होगी तो कम होगी तो नहीं सूखेंगे। ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन बनता है कि इवेपोरेशन कैसे कूलिंग को बढ़ा देता है। आपने कभी कभी गौर किया होगा कि अपने एक छोटे से गड्ढे के पास जाइए जहाँ पर पानी भरा हो, तो उसके पास जब आप जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आसपास के एरिया के आसपास का एरिया थोड़ा सा ठंडा है। क्यों ठंडा है? होता क्या है कि मान लीजिए ये एक अपने बड़ा सा गड्ढा देखा, उसमें पानी ऊपर भरा हुआ है। तो ये क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है पानी की वो क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन कर लेती है। इसके इसके संपर्क में जो भी इसके पास जो भी एटमॉस्फेयर होता है, जो भी हवा होती है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे ये क्या करती है, एनर्जी ले लेते हैं। तो जैसे ही एनर्जी इनके पास पहुंची
और ये इतनी एनर्जी इन्होंने जैसे गेन करी कि ये यहाँ से निकल करके बाहर भाग जाए, तो इनके पास एनर्जी आई, कहाँ से आई, इससे आई, तो यहाँ की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये जैसे इनकी एनर्जी बढ़ी ये यहाँ से निकल के भाग जाते हैं। तो जब ये यहाँ से निकल के भागते हैं तो दैट मीन्स यहाँ का जो टेम्परेचर था इन्होंने अपने पास ले लिया, तो यहाँ का टेम्परेचर हमारा क्या हुआ, कम हो गया। इस वजह से यहाँ पर हमारा इसके आसपास का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो इसी वजह से इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ घरों में मटका होता होगा, उस मटके में जो पानी भरते हैं वो पानी ठंडा क्या गर्मियों में रहता है, वो क्यों रहता है, क्योंकि आसपास का एरिया, मटके के आसपास का एरिया गर्म रहता है, और मटके में होते हैं छोटे छोटे छेद, उस छेद से पानी निकल कर बाहर आता है और एटमॉस्फेयर से कि जो गर्मी होती है उसको एब्जॉर्ब करता है और निकल के हवा के रूप में, गैस के रूप में निकल के बाहर चला जाता है, और अंदर का जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपने और देखा होगा कभी कभी कि आपने गर्मियों में गिलास में ठंडा पानी लिया और ठंडा पानी लेने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया। तो बाहर रखने पर क्या होता है कि मान लो ये अपने आइस वाला पानी ले लिया, तो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हमने गिलास में ठंडा पानी लिया, अब गिलास के संपर्क में ये जो हमारी लेयर आ रही है ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब इस लेयर पर के संपर्क में हमारी जो भी बाहर की एयर आती है, एटमॉस्फेयर की हमारी ये जो भी एयर संपर्क में आती है वो भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और इस एयर में हमारे वाटर वेपर्स होते हैं जो कि हमको दिखते नहीं है। तो जैसे ये वाटर वेपर ठंडे होते हैं, ये कंडेंसेशन वाली प्रोसेस होती है। कौन सी? कंडेंसेशन वाली प्रोसेस होती है। क्या होती है? गैस से लिक्विड। तो जैसे ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुए और ये भारी होने की वजह से एयर में नहीं जा पाते और यहीं पर आकर के जम जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा इस चैप्टर का एंड है। इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।